क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है हिंदी का नियम। हिंदी का नियम तथा हिंदी के जो सीमाएं हैं, हिंदी के अनुप्रयोग है, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। हम आपका कोर्स 100% पूर्ण कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी ने किससे संबंधित नियम दिया, हिंदी के नियम हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, आपके पास एक विलायक है, हिंदी ने साहब ने भी एक विलायक लिया। एक आपके पास बीकर है और या कि मान लीजिए एक बोतल है और इसमें विलायक भरा हुआ है। इस विलायक पर गैस कितना विलेय होगा, इससे संबंधित एक नियम दिए किसने, हिंदी साहब ने, जिसे हम हिंदी का नियम कहते हैं। कुल मिलाकर प्यारे भाइयों, एक द्रवीय विलायक में गैस की विलेयता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे हिंदी का नियम कहते हैं। जैसे आपके पास ये द्रव था, इसमें भैया कोई गैस मिल रहा है, ये कोई गैस इस पर हम मिला रहे हैं, ये क्या है, गैस है। तो ये गैस कितना मिलेगा द्रव पर, इससे संबंधित एक नियम दिया, किसने दिया, हिंदी ने, है ना, जिसे हम हिंदी का नियम कहते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो गई। किसी भी द्रवीय विलायक में गैस की विलेयता को अध्ययन कर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हिंदी का नियम कहते हैं। जिसका तथ्य क्या है प्यारे भाइयों, कि यदि गैस की विलेयता देखी जाए तो हम यदि गैस की विलेयता देखें तो इसके दाब पर डिपेंड करता है। यानी किसी द्रव में जो गैस है कितना मिलेगा, गैस की जो मात्रा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी प्यारे भाइयों, वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी गैस का दाब जितना होगा उतना ही ये गैस किसी द्रव में मिल पाएगा। सिंपल है प्यारे भाइयों, चीज़ें क्लियर हो गया। बारीकी समझने की कोशिश करें, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। यदि इस द्रव का ताप स्थिर है, ताप क्या है प्यारे भाइयों, स्थिर है, स्थिर ताप पर ये आपका क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है। स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, है ना, गैस के ये द्रव्यमान की जो विलेयता है प्यारे भाइयों, वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी आप किसी गैस को किसी द्रव में मिला रहे हैं तो गैस का कितना द्रव्यमान द्रव पर मिलेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा प्यारे भाइयों, वो गैस के दाब पर डिपेंड करेगा, गैस के दाब पर डिपेंड करेगा। चीजें क्लियर हो गई कि स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी विलायक में, ये आपका विलायक है, किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। चीजें क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, इतना कंप्लीट समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी द्रव में गैस कितना विलेय होगा वो गैस का दाब निर्धारित करेगा। जितना अधिक दाब होगा प्यारे भाइयों उतना गैस जो है द्रव में विलेय होगा। चीजें क्लियर हो गई, समझ गए। यदि हम बात करते हैं गैस का द्रव्यमान स्मॉल m, है ना, पूरा प्यारे भाइयों गैस का द्रव्यमान कितना, स्मॉल m, व दाब कितना है, p है प्यारे भाइयों। तो जो m है किस पर डिपेंड करेगा, जो m है प्यारे भाइयों वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर। जब हम समानुपाती हटाती हैं तो एक नियतांक लग जाता है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, K बराबर F/P। ये गणितीय रूप हो गया। थोड़ा सा आपको लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब तापमान स्थिर है विलायक का और उसका आयतन भी निश्चित है, तब विलेय जो गैस का द्रव्यमान यानी कितना मात्रा द्रव्यमान है ना, गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा दाब लगाया जाएगा, गैस का जितना ज्यादा दाब होगा उतना ही वो विलेय होगा। चीजें क्लियर हो गई। अब यदि विलायक की इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान स्मॉल m और दाब P हो तो m जो है इसको स्मॉल m ही दर्शाएं, क्योंकि हर जगह स्मॉल m ले रहे हैं। स्मॉल m प्रोपोर्शनल P, यानी स्मॉल m समानुपाती प्रेशर पर है भैया, यानी मास जो है प्रोपोर्शनल किस पर है, प्रेशर पर है। और जब हम क्या करते हैं, समानुपाती हटाते हैं प्यारे भाइयों, तो हमारे पास एक नियतांक लग जाता है जो कि नियतांक के रूप में लिखा गया है, जहां पे क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। इतना क्लियर हो गया। इतना आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से कि हिंदी ने किसका नियम दिया प्यारे भाइयों, हिंदी ने किस पर आधारित नियम दिया, तो हिंदी ने एक नियम दिया
किसी भी गैस का द्रव में विलेयता पर आधारित, यानी किसी गैस का द्रव में विलेयता किस पर डिपेंड करेगा, गैस के दाब के समानुपाती होगा, यानी गैस के दाब पर डिपेंड करेगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्यारे भाइयों इसकी सीमाओं की। हेनरी की यदि सीमा की बात की जाए तो मुख्य रूप से 2 हेनरी की सीमाएं हैं। पहला तो प्यारे भाई कि ये जो हेनरी का नियम है वो तनु बिलियन के लिए लागू होता है। तनु बिलियन किससे कहते हैं, जैसे देखिए बिलियन होता है, बिलियन में 2 घटक होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो जब विलेय की मात्रा कम होती है किसी बिलियन में वो तनु बिलियन कहलाता है। तो 2 कंडीशन आपको याद रखना है कि हेनरी का नियम तनु बिलियनों के लिए लागू होता है, और दूसरा यह जो नियम है दाब निम्न होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए। 2 कंडीशन यहाँ पर, एक तो तनु बिलियन के लिए लागू होता है, ठीक है, और दूसरा निम्न दाब तथा उच्च ताप होना चाहिए। किसी भी विलयन का दाब निम्न होना चाहिए और ताप जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है ना, इतना क्लियर, तभी हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये 2 नियम हो गए मुख्य रूप से। एक तीसरा नियम और होता है प्यारे भाइयों कि यदि हम गैस को किसी भी विलायक में मिला रहे हैं तो वो क्रिया कर कोई यौगिक ना बनाए। तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए हम किसी भी पदार्थ में कोई गैस मिला रहे हैं तो क्रिया करके यौगिक ना बनाए, ये कंडीशन है, तभी हेनरी का नियम ना लागू होगा। कौन कौन सा कंडीशन, पहला हेनरी का नियम उसी विलयन में लागू होगा जो विलयन तनु होगा। दूसरा कंडीशन हेनरी का नियम उसी विलयन में लागू होगा जिसका दाब निम्न और ताप उच्च हो, ठीक है ना, तभी उस पर प्यारे भाइयों और गैस है ना आदर्श गैस के समान व्यवहार करें। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि ताप उच्च होना चाहिए, दाब निम्न होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन ये है कि गैस को यदि हम किसी विलायक में मिलाते हैं तो वो क्रियाकारी यौगिक ना बनाए। ठीक है, गैस का भी दाब निम्न होना चाहिए, और यदि बहुत ही उच्च होगा प्यारे भाई तो भी क्रिया नहीं होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेनरी के कुछ अनुप्रयोग। हेनरी के कुछ अनुप्रयोग क्या है, पहला नंबर आप लोग लिखते चलेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर है प्यारे भाइयों कार्बोनेट शीतल पेय उत्पादों में। तो आपको लिखना है फर्स्ट नंबर कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थों में। अब कहोगे कैसे, आप लोग कभी प्यारे भाइयों गर्मी के सीजन में है ना स्प्राइट लिया होगा, और स्प्राइट के बाद उसका कवर यानी जिसको ऊपर को बोलते हैं ढक्कन है ना, उसका एक प्रकार से ऊपर का कवर जब हटाते हैं प्यारे भाइयों तो तेजी से उफान टाइप से फेन उत्पन्न होता है और बाहर आने की कोशिश करता है। क्यों होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास एक बॉटल है, ठीक, ये बॉटल है प्यारे भाई, इसमें क्या है स्प्राइट है, और इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थोड़ा सा दाब अत्यधिक करके इसमें मिलाया जाता है। जब हम इसका कवर निकालते हैं तो बाहर का निम्न दाब होता है और अंदर का उच्च दाब होता है, तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में आने की कोशिश करता है। इसी कारण से स्प्राइट जो होता है अंदर से बाहर की ओर आने की कोशिश करता है, और इसी कारण प्यारे भाइयों जब भी हम कवर निकालते हैं तो सीधा स्प्राइट फेन के रूप में बाहर आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों में जो हेनरी का नियम होता है वो समझ गए कि किसी भी पेय पदार्थों में प्यारे भाइयों जो कार्बन डाइऑक्साइड है थोड़ा सा दाब अधिक करके उस पर विलेय किया जाता है। क्योंकि प्यारे भाइयों कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने का मुख्य तथ्य ये होता है कि जो आपका शीतल पेय पदार्थ है वो खराब ना हो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा दाब बाहरी टेम्परेचर से अधिक दाब करके डाला जाता है। इसी कारण से अचानक यदि कवर खोलते हैं तो बाहर की ओर आने की चेष्टा करता है। पहला हो गया कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा हो गया प्यारे भाइयों जैसे हम जानते हैं कि जब गहरे समुद्र में कोई व्यक्ति जाता है तो श्वास लेने के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग करता है। उस सिलेंडर में प्यारे भाई हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। थोड़ा चीज़ें यहाँ पर समझेंगे बेंडस नामक बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। पहले क्या होता था कि जब मान लीजिए ये समुद्र का तल है, इसके अंदर कोई व्यक्ति जाता था तो सिलेंडर में प्यारे भाइयों सिलेंडर में एक नाइट्रोजन गैस भरा रहता था और ऑक्सीजन गैस भरा रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो वर्तमान में वो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम का मान लीजिए He बस होता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या था कि जब हम समुद्र के नीचे स्तर तक जाते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो जो नीचे का दाब होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तो उच्च दाब के कारण जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है वो रक्त में विलय हो जाता था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति समुद्र तल से ऊपर की ओर आता था तो यही जो नाइट्रोजन है वो बुलबुले के रूप में है ना
पूरे बेन्स में, नस में जो है अलग हो जाता था, जिसे हम बेंडस नामक बीमारी कहते हैं, जिस कारण के व्यक्ति को घुटन आभास होता था और मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह हीलियम का He का प्रयोग किया जाता है। लगभग इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है प्यारे भाइयों, 98% हीलियम गैस का रहता है और 2% ओनली ऑक्सीजन गैस रहता है। हल्की गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है प्यारे भाई? क्योंकि आसानी से इसे नीचे ले जाया जा सके। तो जो हमारा कोई भी व्यक्ति गोताखोर होता है और या गहरे समुद्र में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सिलेंडर में हम किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो ये अनुप्रयोग है। आपसे यदि पूछा जाए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताओ, तो पहला आप बता दो शीतल पेय पदार्थों में, दूसरा गहरे समुद्र में सांस लेने में, तीसरा आप देखेंगे अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ये भी अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो छोटे छोटे अनुप्रयोग हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। बेंडस नामक बीमारी कब उत्पन्न होती है, इसको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर बेंडस नामक बीमारी पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 2 से 3-4 मिनट का रहेगा अलग से। ठीक है, वो तथ्यात्मक क्वेश्चन पे रहेगा। लास्ट में वैसे भी हर तथ्यात्मक क्वेश्चन को कराता हूँ। तो यहाँ पर हेनरी का नियम आप लोगों ने समझ लिया और इससे संबंधित अनुप्रयोग, इसकी सीमाएं। तो छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।